हेलो डियर दोस्त। स्वागत है आपका एनसीईआरटी सीक्रेट्स में। एनसीईआरटी सीक्रेट के इस सेशन में मैं आपको एटम चैप्टर पे लिए चलता हूँ। एक स्टूडेंट ने एक प्रॉब्लम भेजी है इस टॉपिक से। बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम में एक पैराग्राफ इस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, लेकिन इस पैराग्राफ तक पहुंचने के लिए, पैराग्राफ के इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको बिल्कुल शुरुआत से यहाँ तक पहुंचना होगा, है ना? तभी हमारी लय बनेगी। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रदरफोर्ड की मॉडल की, और रदरफोर्ड के बाद में हम लोग बात करेंगे बोर्स की। ठीक है। इस पैराग्राफ में जो मोटी-मोटी बात है वो रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स के बारे में बात है। और उसमें एक लाइन आती है जो बहुत ही बेहतरीन लाइन है, जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चन ये पैराग्राफ क्या जरा देखते हैं। द मॉडल ऑफ द एटम प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड assumes that the atom consisting of a central nucleus and revolving electron is stable, much like sun planet system which the model imitates। देखो, ये जो कहना चाहता है, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि क्या बात हो रही है। कहना चाहता है कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ जो घूमते हैं न्यूक्लियस के, रिवॉल्व करते हैं। ये जो सिस्टम होता है वो काफ़ी काफ़ी सोलर सिस्टम के जैसा होता है। ये सन और उसके चारों तरफ घूमती है हमारी प्यारी सी अर्थ। ये दोनों को अपन लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। However, there are some fundamental differences, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है between the two situations while the planetary system is held by gravitational force। प्लेनेटरी सिस्टम में क्या होता है कि सन जो है वो अर्थ को अपनी तरफ ग्रेविटेशन फोर्स के कारण खींचता है इस तरह से। द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सिस्टम बीइंग चार्ज ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट बाय कूलॉम्स लॉ ऑफ फोर्स। लेकिन यहाँ पर एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को कूलॉम्स फोर्स से अपनी तरफ खींचता है। के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर का फोर्स लगता है, जबकि यहाँ पर जो फोर्स लगता था वो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर लगता था। We know that an object which moves in a circle is being constantly accelerated। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्किल के अंदर घूमता है, ओके, जैसे भाई मान लीजिए मैं एक सर्किल बनाता हूँ, और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट उस सर्किल में घूम रहा है, जैसे ये सर्किल का सेंटर है, तो उसके चारों तरफ घूम रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट कर रहा होता है, उसके पास में अगर कोई मास है एम और वेलोसिटी अगर वी है, तो वो उस पर हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होता है, क्योंकि हर बार उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो हम कह सकते हैं कि उसमें एक एक्सेलरेशन है। तो we know that an object which moves in a circle is being constantly accelerated, the acceleration being centripetal in nature। According to classical electromagnetic theory, an accelerating charged particle emits radiation in the form of electromagnetic waves। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो एक्सेलरेटेड होता है, इसमें एक्सेलरेशन होता है, वो रेडिएशन से emit करता है। ऐसे कोई भी पार्टिकल जो रेस्ट में है, वो अपनी चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अपनी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। बट अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। तो ये वाला जो घूम रहा था इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, इसके घूमने के कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है। द एनर्जी ऑफ एन एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन शुड देयरफॉर कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। अगर मैं कहता हूँ कि ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है रेडिएशंस इमिट कर रहा है, जैसे जैसे ये रेडिएशन इमिट करेगा, वैसे वैसे इसकी जो रेडियस है वो लगातार छोटी होती जानी चाहिए, और ऐसे स्पाइरल होता हुआ न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए। द इलेक्ट्रॉन वुड स्पाइरल इनवर्ड एंड इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ऐसा होना चाहिए। ओके। दस सच एन एटम कैन नॉट बी स्टेबल। लेकिन ऐसा एटम स्टेबल नहीं होता, जबकि एटम तो क्या होता है, स्टेबल होता है। ओके, यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई। अब आता है असली खेल, जहां से हम जिसके लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। फर्दर अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अगर अपन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिटेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तब यहाँ से जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इससे बाहर निकलने वाले जो फोटोन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन। मतलब जो इसकी रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी थी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये रिवॉल्व कर रहा था, एक सेकंड में जितने राउंड काट रहा था, इस राउंड की जो फ्रीक्वेंसी और बाहर निकलने वाले फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों बराबर होती है, ऐसी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है।
बस आइए इसी को समझते हैं, है ना? यहाँ से हमको लाइन को समझना है कि यार ये लाइन कैसे बोल दी? ये दोनों कैसे बराबर है? तो ये लाइन है जिस पे चर्चा करनी। तो एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये लाइन हमेशा सही नहीं है। ये लाइन एक स्पेशल केस में परफेक्टली सही है। बाकी ये अप्रॉक्सिमेटली सही है। मैं आपको इसके अंदर अ, ये एक प्रूव करके बताऊँगा और साथ-साथ एनसीईआरटी का एक एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको इसमें गाइड करूँगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक एटम लिया। इस एटम का ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये कोई 2 ऑर्बिट्स ले ली मैंने। इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो v है और जो उसका मास है वो m है। ठीक है? अच्छा, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है घूमने की, रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है मतलब 1 सेकंड में ये कितने राउंड लगा रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। पहले मैं वो फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ और फिर मैं निकालूँगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांज़िशन करेगा एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में तो जो फोटॉन बाहर निकालेगा उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? और मुझे देखना होगा कि क्या वो दोनों बराबर हैं कि नहीं। फाइनल आंसर में मैं आपको प्रूव कर दूँगा कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो टूल्स मैं आपको बताता हूँ, जो फ़ॉर्मूले ज़रूरी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला फ़ॉर्मूला जो काम में आने वाला है, वो काम में आने वाला है फ्रीक्वेंसी का। जो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे दी जाएगी? फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड और टाइम पीरियड का मतलब होता है, जैसे आप लोग जानते हो कि स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो जाएगा एक सर्किल में एक पूरा रिवॉल्यूशन काटने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ अपॉन स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो v है, तो पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, मान लीजिए मैं इसकी रेडियस r मान लेता हूँ, तो एक पूरा चक्कर जब काटा जाता है सर्किल का, तो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है एक पूरे राउंड में वो 2 पाई r होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पाई r लिखा है। इस तरह से मेरे पास एक तो फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला आया। ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है। ओके, तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो है नील्स बोर का जो एक्सप्लेनेशन था वहाँ से कुछ फॉर्मूले। उन फॉर्मूले में फॉर्मूला ये है कि जब भी कोई ट्रांजिशन होता है n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में, बाहर फोटोन निकलता है। बोर्स थर्ड पोस्टुलेट है। इस फोटोन का जो वेवलेंथ है उसका इन्वर्स दिया जाता है r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर से। n1 और n2 ऑर्बिट का ऑर्डर है, z एटॉमिक नंबर है, r रिडबर्ग कांस्टेंट है। एक फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो हम लैम्डा की जगह c अपॉन न्यू लिख देंगे। तो ये जो लैम्डा होगा इससे c अपॉन न्यू लिख देंगे तो न्यू ऊपर चला जाएगा, तो ये न्यू अपॉन c हो जाएगा। रिडबर्ग कांस्टेंट है और रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई स्क्वायर m के e4 अपॉन h क्यूब इंटू सी। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है जो हमको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है? रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है वो अ, एक कांस्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो m है, k जो है वो 9 × 10⁻⁹ है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, c स्पीड ऑफ लाइट है और h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है? तो आई थिंक अब अपन को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है? पेशेंस रखना होगा थोड़ा सा, लेकिन बहुत प्यारा रिजल्ट निकल के आएगा। मैंने आपको बताया कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो है v अपॉन 2 पाई r। v अपॉन r जो है ये रेडियस होती है और एटम के अंदर जो रेडियस का फॉर्मूला होता है किसी भी nth ऑर्बिट की, उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर h स्क्वायर, सॉरी r इज इक्वल्स टू एन एच, r इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर, है ना ये फॉर्मूला। और किसी भी ऑर्बिट में जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच। ये दोनों एक्सप्रेशंस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। वेलोसिटी तो होती है 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच।
मैं इस वी और आर के डेरिवेशंस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ ना, विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, और जो 2 पाई है ये नीचे यहाँ पर मैंने लिखा। अब मैंने 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल कर दिया और मेरे पास देखो फ्रीक्वेंसी क्या आई। फ्रीक्वेंसी आई मेरे पास में 4 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन क्यूब एच क्यूब। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन, याद रखना है ना, क्योंकि हमने अभी रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली है, ये वाली, ये वाली एक्सप्रेशन है। अब मुझे देखना है कि क्या ये फ्रीक्वेंसी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जब ट्रांजिशन करता है तब जो फोटोन निकलता है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर है। मैंने इस ऑर्बिट का नंबर ले लिया n, और इसके एक पहले वाली ऑर्बिट ले ली n-1। मैं जो फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला केवल तभी वैलिड होता है जब n की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। ये जो लाइन है तभी 100% करेक्ट होती है, जो ये वाली लाइन है, जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी ली जाती है। तो इस लाइन में यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या होता है, कोई लाइन लिख देते हैं पर उसके बारे में उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता। तो और इसीलिए मेरी ज़रूरत पड़ती है आपको, मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये जो n है, यहाँ से n-1 की तरफ हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं, और n इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है। ये ट्रांजिशन इधर से इधर होगा तो बाहर एक फोटोन निकलेगा, ठीक है। इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर न्यू है, मैं वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहा हूँ आपकी। जैसा कि मैंने आपको बताया, नील्स बोर बताते थे कि जो 1 अपॉन लैम्डा है इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैम्डा जो है, इसको आप c अपॉन न्यू लिख सकते हो, कि आर जेड स्क्वायर। हम n से n-1 में आ रहे हैं, तो n2 की वैल्यू तो n है और n1 की वैल्यू n-1 है। तो दिस इज n-1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज n स्क्वायर। पूरा सॉल्व कर रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए ना, न्यू अपॉन सी, कि आप मेरे ही तो हो। n-1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज n स्क्वायर, और एलसीएम लेकर ये n-1 का होल स्क्वायर। न्यू इज इक्वल्स टू ये वाला न्यू निकाल रहे हैं, ये r इंटू सी इंटू जेड स्क्वायर। इसे सॉल्व किया, n-1 का होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और ये है n-1 का होल स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको एक बात बताई कि यार यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो n है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है। अब अगर n एक से बहुत बड़ा है, अगर ये बहुत बड़ा और ये बहुत छोटा है, तो क्या मैं 1 को नेग्लेक्ट नहीं से कर सकता? इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका न्यू इज इक्वल्स टू आर सी जेड स्क्वायर। एन स्क्वायर तो ठीक है, उस माइनस को अंदर ले जाओ, तो एन स्क्वायर तो ये रहा, जब माइनस को अंदर लेके जाओगे तो माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n हो जाएगा। और देखो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। ये एन स्क्वायर और ये एन स्क्वायर एन पावर 4 हो गया। ठीक है जी। ओके। अब यहाँ पर एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जब मैंने कंपैरिजन किया 2n और 1 को, तो 1 तो बहुत छोटा और n जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी बड़ा लिया है हम लोगों ने। तो अगर मैं इसको बड़ा लूँगा तो मैं 1 को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। r की वैल्यू, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, है ना, 2 पाई स्क्वायर m के ई 4 पाई स्क्वायर m ए स्क्वायर ई 4 अपॉन h क्यूब इंटू c, है ना। फिर ये वाला c, ये z स्क्वायर, और फिर ये अंदर वाला 2n, और ये नीचे n की पावर 4, है ना। एक छोटी सी गलती तकलीफ में ला सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से चलना है। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो c से c कैंसिल हो रहा है, और ये 2 इंटू 2 हो गया 4। 4 के बाद में आ गया आपका पाई स्क्वायर के बाद में आ गया आपका m के आ गया बाद में आ गया आपका k स्क्वायर e की पावर 4, और इस n से ये कट जाएगा, नीचे आ जाएगा n क्यूब, और यहाँ पर h क्यूब। डन। ये बना मेरे पास फॉर्मूला। आओ जी, कंपेयर करें। क्या आया, ये वो फ्रीक्वेंसी जो फोटोन की है ना, देखो इसमें 4 पाई है,
इसमें 4 पाई है, इसमें एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 है, एम के स्क्वायर ई 4 और जेड, देखो जेड की टर्म मैंने ली नहीं, यहाँ पे जेड की टर्म लिख देते हैं, ये भी मैच कर गया, देखो जेड स्क्वायर की टर्म है ना। ओके, नीचे है यहाँ पर एच क्यूब एन क्यूब, और यहाँ पे भी है एच क्यूब एन क्यूब। अरे भाई, ये तो बिल्कुल सेम आ गए भैया, सेम टू सेम, टेन टेन। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है यारों, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं कोई एटम लेता हूँ और इसके अंदर कोई ट्रांजिशन हो रहा है सी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जितनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है भाई, जितनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, जो फोटोन इमिट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही होगी। घूमने की फ्रीक्वेंसी, बाहर निकलने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, लेकिन ध्यान रखना है एन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है। आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही हो? यहीं पर एनसीईआरटी में ही आगे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी टॉपिक के आगे, वो एग्जाम्पल भी इसी से मिलता जुलता है। एग्जाम्पल कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। अगर आप कोई एक हाइड्रोजन एटम लेते हो और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ओके, वेलोसिटी, तो ये जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी अगर v है, इसका मास अगर m है, तो इसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ घूमने की, तो मैंने आपको घूमने की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था, v/2πr। तो जो v है वो तो हमको पता है कि 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, 2 पाई और रेडियस 5.3 × 10⁻11 होती है। इतनी फ्रीक्वेंसी आई, इतनी फ्रीक्वेंसी इसकी घूमने की है। इस फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, वो 6.6 × 10⁻15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से घूमता है, मतलब 1 सेकंड, आप बोलोगे 1 सेकंड में इतने राउंड लगा लेता है। अच्छा, अब अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वी नो दैट द frequency of the electromagnetic waves emitted by the revolving electron is equal to the frequency of the revolution around the nucleus, thus the initial frequency of the light emitted is this। ये frequency बराबर होगी उस स्टेटमेंट को यहाँ पे जोड़ के देखा गया। लेकिन अगर मैं ये आपको बताता हूँ कि यार कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट बाहर निकलेगी, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n=2 में है स्टार्टिंग में, और वो n=1 में आ रहा है, हालांकि ये बहुत छोटा मैंने ट्रांजिशन लिया है, इसलिए रिजल्ट थोड़े से डिफर होंगे। सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी एनर्जी, फोटोन जो निकलता है उसकी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और मैं जानता हूँ कि E=H नहीं होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालूंगा तो E/H हो जाएगी। ई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया, और ये 6.6 × 10⁻34 कर दिया। इसे जब आप सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका फ्रीक्वेंसी आता है वो 2.47 × 10⁻15 हर्ट्ज आता है। ओके, तो ये जो ऑर्डर है, तो चलो मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला है, इसके अंदर ऑर्बिट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, और मैंने बहुत छोटी ऑर्बिट्स के लिए निकाला, तो आप देखो यार, इसका जो रिजल्ट है और ये जो फ्रीक्वेंसी लगभग लगभग सेम ही आ रही है। ओके, और यहाँ पे आप लोगों ने ये भी अजम्पशन नहीं लिया कि एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन यहाँ पर कही जा रही है एनसीईआरटी के अंदर, अब आप इसकी गहराई तक पहुँचे होंगे, आई होप, मुझे पूरा विश्वास है। एक बार फिर से आपको इस लाइन को खोल के बताता हूँ, ठीक है, और अपन इसको एक अलग कलर से हाईलाइट करते हैं। फर्दर, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिटेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, ये अपना मेरा एक्सप्लेनेशन हुआ। आपको आई थिंक सारी बातें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं एक एक करके, है ना। आप भी इसको देखना अच्छे से, मैथमेटिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये, और फिर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया, और मैं आगे की कुछ लाइंस भी एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। एज द इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ट देयर एंगुलर वेलोसिटीज एंड द फ्रीक्वेंसीज वुड चेंज कंटिन्यूअसली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन अंदर समाता जाना चाहिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये इसकी ड्रॉबैक चल रही है। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी और इसकी जो एनर्जी है वो लगातार चेंज होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, एंड सो विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इमिटेड। तो जैसे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अगर बदलती जाएगी, तो बाहर निकलने वाली लाइट की भी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली बदलनी चाहिए। और अगर वो कंटिन्यूअसली बदलनी चाहिए, तो ये हुआ कि यहाँ से जो फोटॉन्स बाहर निकलेंगे,
वो लगातार बाहर निकलेंगे। कंटिन्यूअसली अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स बाहर निकलते जाएँगे और एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मेरे को मिलना चाहिए। अ, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, ओके? Thus they would emit a continuous spectrum in contradiction to the line spectrum, जबकि एक्चुअली तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। क्लियरली रदरफोर्ड मॉडल टेल्स ओनली अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। रदरफोर्ड का जो मॉडल है स्टोरी का केवल एक पार्ट हमको बताता है, ठीक है ना? पूरी स्टोरी नहीं बताई, लेकिन भाई मानना पड़ेगा जो बताई थी ना, वो काबिल तारीफ थी। मतलब यार उस चीज को इमेजिन करना जो देखी नहीं जा सकती और आज भी नहीं देखी जा सकती, है ना? आज भी जो भी है वो सब अजम्पशन है, आज भी जो सब कुछ है वो क्लियरली हम लोगों ने नहीं देखा है कि कैसा इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक इमेजेस आप लोगों ने वहां से बनाई है ना। तो ऐसे में वो चीज को इमेजिन करना उस सबसे पहले वो एक बहुत बड़ी चीज होती है यार। क्लासिकल आइडियाज आर नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके लिए क्लासिकल आइडिया सफिशिएंट नहीं है, हमें कुछ मॉडर्न तरीके देखने होंगे। उसके बाद में नील्स बोर और बहुत सारे लोगों ने इनके मॉडर्न तरीके भी बताए, ठीक है। लेकिन सैल्यूट है यार इन लोगों को जिन्होंने ये सब किया। और ये सबसे खास बात है जो मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, ये सब पिछले 100 सालों में हुई हैं। लास्ट 100 ईयर्स में 100 सवा 100 सालों के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। और मैं थैंकफुल होना चाहिए इन सभी साइंटिस्ट के लिए और एनसीईआरटी के लिए भी जिन्होंने इतनी प्यारी-प्यारी लाइन्स यहाँ पर डाली। और जुड़े रहिए आप एबीसी की दुनिया पे। बस मैं तो कहना चाहता हूँ एनसीईआरटी की ऐसी लाइन्स, जेईई, नीट, क्लास 11, क्लास 12 की फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर रखी हैं यार। आप तो आओ इनको देखो, अपने दोस्तों को बताओ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। स्टे ट्यून्ड विद एपीजी की दुनिया। ओके? तुम सफल होगे क्योंकि तुम यहाँ तक पहुँचे हो चैनल को सुनते-सुनते। जिसमें इतनी शिद्दत हो, उसे सफलता तो मिलेगी। थैंक यू सो मच।